हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बच्चों। तो यहाँ इंपॉर्टेंट सेशन में आप लोगों का स्वागत है। ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जिनका एग्ज़ाम है WBMSc सब असिस्टेंट इंजीनियर का 2025 और इसके अलावा भी कोई स्टेट लेवल पे तैयारी कर रहा है तो कहीं सम काइंड ऑफ सिमिलर पेपर इस तरह का मिल जाते हैं देखने को। तो यहाँ पे मैं एक पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ बच्चों, WBMSc सब असिस्टेंट इंजीनियर 2022 का पेपर, सो दैट हम लोग इस पेपर सॉल्विंग से हमें पता चल जाए कि किस लेवल का पेपर हमें मिलने वाला है, ठीक है ना, और किस लेवल की तैयारी हमको करके चलनी है। और जो बाकी बच्चे हैं अदर स्टेट के वो भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया था कि सर इस पेपर को सॉल्व करवा दीजिए प्लीज़ हमारे लिए, ठीक है ना। तो ये तो सॉल्व करके फ़ायदा आपको उन बच्चों को तो होगा जिनका एग्जाम है, लेकिन साथ साथ दूसरे स्टेट में जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं किस तरह का पेपर क्वेश्चन स्टेट लेवल पे आ रहे हैं, उनसे कितना अच्छा सॉल्व हो रहा है। तो मेरे ख्याल से सभी लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा। तो लगभग 100 क्वेश्चन हैं, देखते हैं 50-50 दो पार्ट में होता है, किस तरह से कितना स्पीड में हम सॉल्व कर पाते हैं, कैसे क्वेश्चन होते हैं, कितना टाइम लगेगा, उस हिसाब से। क्लियर है? तो रेडी हैं सब लोग? तो साथ साथ सॉल्व करिएगा बच्चों, उसी से आइडिया मेनली जो है वो आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। आराम आराम से करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्लियर है? सबको प्रॉपर दिखाई सुनाई दे रहा है? बहुत अच्छी बात है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, चेंज इन एंथैल्पी इन अ क्लोज्ड सिस्टम इज इक्वल टू द हीट ट्रांसफर्ड इफ द रिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट। तो वो कह रहा है चेंज इन एंथैल्पी इन अ क्लोज सिस्टम, किसी क्लोज सिस्टम में अगर हम बात करें चेंज इन एंथैल्पी की, तो इक्वल टू द हीट ट्रांसफर इफ द रिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट। तो बच्चों सबको पता है कि हमारे पास कोई भी हम हीट ट्रांसफर की बात करते हैं क्लोज सिस्टम में, तो DH इजिकल्स टू जो है वो mCpDT होता है हमारा, या फिर हम DH अगर कैपिटल बोल रहे हैं तो mCpDT, स्मॉल बोलेंगे तो CpDT सीधा बोल सकते हैं। तो ये हमारी कौन सी प्रोसेस है? एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। मेरे ख्याल से इस सेशन को हम लोग लाइव ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। क्या बोलते हो? लाइव ले लें तो ज़्यादा अच्छा है? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, लाइव लो, रिकॉर्डिंग लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी बच्चे कह रहे थे कि लाइव कर लो या रिकॉर्ड कर लो, जैसे मर्जी करो, बस सेशन मिल जाना चाहिए, देख सब लोग ले, यही टारगेट है मेनली, है ना। तो यहाँ पे आप सबको पता है बच्चों कांस्टेंट प्रेशर, तो सी विल बी दी करेक्ट आंसर, सी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ बॉडी ऑफ वेट 10 न्यूटन इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज हेल्ड एट अ 0.6 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स। द हॉरिजॉन्टल फोर्स इज, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है एक बॉडी है वेट जिसका वेट है 10 न्यूटन, ठीक है, एक बॉडी है जिसका वेट है 10 न्यूटन, इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमने एक स्ट्रिंग से सस्पेंड किया जो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एंड इज हेल्ड एट अ 0.6 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टिकल लाइन। कोई वर्टिकल लाइन है जो कि 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स। अब यहाँ पे ध्यान से समझो बच्चों, कोई वेट है हमारे पास और ये कोई वर्टिकल लाइन है मान लीजिए, तो 6 सेंटीमीटर ये किस तरह से है, जहाँ पे हम लोग जो है वो पॉइंट, हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मान लीजिए कहीं यहाँ है, तो यहाँ से वो 10 न्यूटन का जो वेट है वो लटक रहा है। अब वो कह रहा है इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है ये। अब 10 सेंटीमीटर का स्ट्रिंग हमारा कहाँ है, तो देखिए आप, स्ट्रिंग एंड इज हेल्ड एट अ 0.6 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टिकल लाइन। तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है, यहाँ से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है ये पॉइंट फ्रॉम द वर्टिकल लाइन, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स, जो कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स से यहाँ पे करे हुए है। तो मतलब सस्पेंडेड क्या है, कुछ इस तरह से यहाँ से सस्पेंडेड है, जो कि ये 10 सेंटीमीटर है। कुछ इस तरह का डायग्राम बच्चों इसका नजर आता है। तो देखिए यहाँ पे मेन बात है कि डायग्राम आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आपको बताना है ये हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होगा जो इसको दूर ले जाए हुए है। तो अब ऑब्वियसली बात है, इसका वेट संभालने के लिए एक हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे है और दूसरा जो है वो टेंशन होगा T। तो अगर मैं इन तीनों को दिखाऊं तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि आपने इस तरह के क्वेश्चन साइन रूल, लेमिस थ्योरम इस तरह से भी किए हैं, और एक ट्राइंगल वेक्टर डायग्राम बना के भी सिंपल कर सकते हैं, जिसमें आपको साफ दिख रहा है कि अगर मैं इस फोर्स को नीचे बनाऊं मान लीजिए तब भी कर सकता हूं, और इस ट्राइंगल को क्लोज कर दूं तब भी कर सकता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है ना। क्योंकि जो तीसरा एज है, देखो एक ये है एक ये है, ट्राइंगल का तीसरा एज है वो W है, मतलब वेट है 10 न्यूटन। तो इसको सिंपल तरीका ये भी है कि कई लोग इसको आसानी से ऐसे भी सॉल्व कर लेते हैं, कि इस तरह से भी सॉल्व कर लेते हैं ऐसे। देखिए इससे थोड़ा सा आसान है, जो डायगोनल वाला है वो 10 सेंटीमीटर है,
ये जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और ये वेट जो है वो W10 न्यूटन है, और इसमें जो फोर्स लग रहा है वो हमारा F है, और एक हमारा जो टेंशन है वो T है, ठीक है ना। तो बहुत लोग ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, जिससे कि हम वेक्टर फॉर्म में शो कर सकते हैं फोर्स और सामने वाली साइड को लेके। मान लीजिए मैं इसको ABCD ले लेता हूँ कुछ भी, तो अब ऐसे में मैं क्या कहूँगा, F जो फोर्स F के सामने वाला AC, तो F अपॉन AC में कर देता हूँ, ठीक है। इधर क्या सामने फोर्स है W, तो W अपॉन मैं सामने वाला F अपॉन इसके सामने वाला AC है, और F अपॉन AC और W के सामने वाला जो मैं लूँगा वो भी यही आएगा फिर, और W के सामने दैट इज़ ये हमारा बैठ जाएगा। अच्छा साइड्स भी ले सकते हैं ना हम लोग, तो F अपॉन A भी करना चाहिए हमें साइड्स, फोर्स अपॉन साइड प्रोपोर्शनल। एक सेकेंड, इसको AB करते हैं हम लोग, F अपॉन AB ये, और ये हो जाएगा W अपॉन BC, कुछ इस तरह से। तो अब इसको आप देखो, आप F आपको निकालना है, तो AB अपॉन BC इंटू W हम कर सकते हैं। AB कितना है, ये सबसे शॉर्ट तरीका है करने को, लंबी थ्योरम भी लगाओ लेकिन सबसे शॉर्ट है, वहाँ एंगल वेंगल निकालोगे, ये सबसे शॉर्ट है जिसमें आप ये साइड प्रोपोर्शनल लेके कर सकते हो। तो इसमें अगर आप देखोगे तो AB जो है वो हमारा 6 सेंटीमीटर है, और BC जो है हमारा वो कितना हो जाएगा भाई, ये 6 है, ये 10 है, ठीक है, ये 6 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा साइड, देखो इसको निकाल लो आप, BC की लेंथ निकाल लो, BC कितना हो जाएगा, अंडर रूट हाइपोटेन्यूज 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ऐसे करके BC निकाल लो यहाँ से कितना आ रहा है, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 36 माइनस कर तो 64 8 हो जाएगा बच्चों, 8 सेंटीमीटर। तो बस अब यहाँ पे हो गया 6/8 इंटू W, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे आ गया 7.5 न्यूटन के आसपास ये आ जाएगा, क्योंकि W जो है हमें वो 10 दे रखा है ना, तो 30/4 हो गया, 30/4 बोले तो 7.5 न्यूटन। तो यहाँ पे हम F हॉरिजॉन्टल फोर्स जो बोले बच्चों, वो A विल बी दी करेक्ट आंसर, 7.5 न्यूटन। क्लियर है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक क्वेश्चन आ रखा है, मतलब थोड़ा सा टाइम लग सकता है अगर कोई इधर उधर भटक जाए, पर सबसे आसान तरीका यही है बच्चों कि आप इस ट्राइंगल को क्लोज करें और फोर्स अपॉन साइड, वो सिमिलर ट्राइंगल जैसा कंसेप्ट आप लगा के आराम से, वेक्टर फॉर्म जैसा कंसेप्ट लगा के आप आराम से कर सकते हैं। क्लियर है। अगला है द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर बॉडी अबाउट इट्स एक्स एक्सिस टू अबाउट वाई एक्सिस। अब देखो सिंपल सी बात है, अब ये इससे आसान क्या होगा, अब आप सबको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को लेना है सर्कुलर बॉडी का, तो अब उसका मैं एक्स एक्सिस लूँ या वाई एक्सिस लूँ, क्या कुछ बदलने वाला है, देखिए क्या कुछ बदलने वाला है, कुछ भी नहीं बदलने वाला बच्चों। आई एक्स एक्स अपॉन आई वाई वाई का अगर मैं रेशियो लूँगा तो इट इज इक्वल टू 1, बिकॉज देयर विल बी अ सेम वैल्यू, सेम रहेगी, चाहे आप एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो πd 4/64 या मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो mr²/2, कुछ भी लिखोगे इट विल रिमेन सेम। क्लियर है। तो कुछ नहीं यहाँ पे बदलने वाला, तो आंसर हो जाएगा सी विल बी द करेक्ट आंसर। एयर इज बीइंग फोर्स्ड बाय द बाइसिकल पंप इनटू अ टायर अगेंस्ट अ प्रेशर ऑफ 4.5 बार, अ स्लो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज। अब देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को भी। वो कह रहा है एयर इज बीइंग फोर्स्ड बाय द बाइसिकल पंप, एयर को जो है हमने बाइसिकल पंप से फोर्स किया, पंप इनटू टायर अगेंस्ट अ प्रेशर ऑफ 4.5 बार, मतलब उसमें जो ऑलरेडी प्रेशर है वो 4.5 बार है, उसके अगेंस्ट हमने उसे प्रेशराइज करके डाला है, ठीक है। अ स्लो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज, जो स्लो डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है पिस्टन का वो अप्रोक्सीमेटेड हम उसे क्या लेंगे, वो आइसोबैरिक प्रोसेस होगी, एडियाबैटिक प्रोसेस होगी, आइसोथर्मल होगी या थ्रॉटलिंग प्रोसेस होगी, ये आपसे कह रहा है। क्या हो सकता है, अप्रोक्सीमेटेड बोला है, एग्जैक्टली तो कुछ नहीं होगी, लेकिन अप्रोक्सीमेटली वो क्या हो सकती है प्रोसेस जिसके हिसाब से वो कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे अगर आप सिंपल देखो तो एक तरह से हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन को यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, कि हमने पहले प्रेशर इतना था, वॉल्यूम इतना कवर हुआ था, फिर प्रेशर इतना डाला, इतनी एयर गई, वॉल्यूम इतना कवर हुआ, तो प्रेशर वॉल्यूम के हिसाब से इसका मतलब देखें तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट वाली कंडीशन है कहीं ना कहीं। तो अगर अप्रॉक्सीमेटली भी हम आइडिया लगाएं थोड़ा सा, तो इट विल बी मोर टूवर्ड्स आइसोथर्मल प्रोसेस,
इसलिए उसने एक हिंट के तौर पे स्लो डाउनवर्ड बोला, क्योंकि अगर ये स्लो नहीं बोलता तो फिर आइसोथर्मल क्वाजी स्टैटिक जैसा बिहेव नहीं करती है ना। तो वो स्लो डाउनवर्ड मूवमेंट इसलिए है ताकि इक्विलिब्रियम वहाँ पे हम लोग दिखा सकें। तो ज़्यादा बेहतर आंसर यहाँ पे क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अच्छा क्वेश्चन है देखो। तो इसका मतलब अभी अगर मैंने 3 क्वेश्चन भी कराए हैं तो आप उससे देख सकते हैं। तो 10 क्वेश्चन के बाद ही आकलन करेंगे, लेकिन 5 क्वेश्चन हम लोगों ने 4 क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं। तो उसमें अगर देखें तो 2 बहुत बेसिक क्वेश्चन आए हैं और 2 ठीक ठाक क्वेश्चन आए हैं, है ना। चलिए आगे भी चेक करते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन हैं इसमें। तो इससे बच्चों पेपर का लेवल पता चलता है कि पेपर कितना आसान है और कितना टफ है करना। A block resting on an inclined plane begins to slide down the plane when the angle of inclination is gradually increased to 30 degree. Then the coefficient of friction between the block and the plane. तो आसान है बच्चों ये चीज़ समझनी कि एक ब्लॉक है जो रेस्ट कर रहा है इंक्लाइन प्लेन पे। समझिएगा इसे, एक ब्लॉक है जो रेस्ट कर रहा है इंक्लाइन प्लेन पे, ठीक है। स्लाइड डाउन, इंक्लाइन प्लेन बिगिन्स टू स्लाइड डाउन। बिगिन्स मतलब वही इंपेंडिंग मोशन वाली कंडीशन है। व्हेन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज ग्रेजुअली इंक्रीज टू 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को जब हम 30 डिग्री पे पहुंचाते हैं तो वो स्लाइड डाउन करना शुरू करता है, ठीक है। तो स्लाइड डाउन जा रहा है, इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन जो है वो ऊपर जाएगा, है ना, ठीक है। देन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक, हमें म्यू निकालना है। तो बच्चों आप सबको पता है दिस इज डब्ल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब दिया नहीं है तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आपको फ्लूइड वायर डायग्राम तो पता ही है इसका कि ये W होता है मतलब mg होता है, और ये जो है वो हमारा रिएक्शन मतलब n होता है। F इज टू म्यू n होता है। ये सब हम लोगों को पता है ना, क्लियर है। और यहाँ जो है वो किसके उससे जाएगा, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, सबको पता है। और ये 30 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, W sin 30 हो जाएगा, है ना, W sin 30। तो अब यहाँ पे आप खुद देखिए कि W sin 30 और ये क्या हो जाएगा, W cos 30, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ देखिए कि F इजिकल्स टू जो है वो म्यू n होता है, और म्यू n इजिकल्स टू जो है वो W sin 30 के बराबर है, और n जो है वो W cos 30 के बराबर है। n जो है वो W cos 30 के बराबर है। तो ऐसे में हम क्या लिखेंगे, म्यू n क्या है, W cos 30 के बराबर इजिकल्स टू W sin 30 के बराबर। तो यहाँ पे W से W कट हो जाता है बहुत आसानी से। म्यू जो है वो sin 30 अपॉन cos 30 हो जाता है, जो कि बहुत आसान है आपके लिए बताना, 1/2 हो जाता है, और ये आपका √3/2 हो जाता है। तो 2 से 2 कटता है, इट विल बिकम 1/√3। तो अब यहाँ पे आपको डेसिमल में पूछा हुआ है, तो 1/√3 को आप सॉल्व कर दीजिए। कितना आ रहा है डेसिमल में, 0.5 समथिंग आ जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। वो आप करके देख लेते हैं आंसर। तो ये 0.577 बच्चों, 0.577 आ जाता है, जो कि अगर हम देखें तो आंसर ये है, क्योंकि राउंड ऑफ करेंगे 77 समथिंग है वो, क्या वैल्यू 77350, तो 78 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बस वही है कि कंसेप्ट ये पता होना चाहिए कि ये फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है। अगर ये पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ हीट इंजन ऑपरेटिंग ऑन अ कार्नोट साइकिल। पहली बात कार्नोट साइकिल है, तो वर्क आउटपुट इज 1/4 ऑफ द हीट रिजेक्शन, मतलब Q2 टू द सिंक। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, आपको थर्मल एफिशिएंसी निकालनी है बच्चों। सिंपल है, थर्मल एफिशिएंसी आप कैसे निकाल सकते हो, यू नो दैट कि W/Q1 से निकाल सकते हैं। अब W/Q1 से निकाल सकते हो ये तो सबको पता है, लेकिन जो W है वो खुद Q2 की टर्म में दे रखा है। तो अब क्या कर सकते हो, तो इसका 2 ही तरीका बच्चे, एक तो Q1 को या तो Q2 की टर्म में लिखने की कोशिश करो, या फिर सिंपल है, आपको एफिशिएंसी निकालनी है, आपको ये सब दे रखा है, आप इसको क्यों ना उसमें कन्वर्ट कर दो। जैसे कि हम जानते हैं कि W, इसको हम 1 - Q2/Q1 भी तो बोलते हैं, एफिशिएंसी को 1 - Q2/Q1 भी बोलते हैं, क्लियर है ना। तो अब अगर हम यहाँ पे W को ये पुट कर दें तो देखो सॉल्व हो सकता है यहाँ पे। तो अगर मैं लिखूँ इसे, W को मैं Q2/4 लिख दूँ इक्वल्स टू 1 - Q2/Q1 लिख दूँ। देखो आपको सबसे आसान तरीका निकालना पड़ेगा। आसान तरीका ये भी है कि आप Q1 - Q2 इक्वल्स टू Q2/4 लिखें, है ना भाई। W को Q1 - Q2 लिख सकते हो, तो ऐसे में Q1 - Q2 Q2/4 लिखोगे तो देखो यहाँ Q1 और Q2 के बीच में रिलेशन आ जाएगा। तो वो मेरे को लगता है ज़्यादा आसान है। क्यों, क्योंकि इसको इधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, 1 + 1/4, दैट विल बिकम 5/4। तो ये हो जाएगा 5/4 Q2 इज इक्वल्स टू Q1, ठीक है ना।
तो बस अब यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको। अब देखो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 की जगह पे ये पुट कर दो 5/4 Q2, तो Q2 से Q2 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम 1 माइनस 4/5, इट विल बिकम 1/5। अब आप आराम से आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पे जो है वो आंसर आपका क्या आ जाता है। तो एफिशिएंसी इज आपका 0.2, 20% के आसपास आ जाएगी आपकी, है ना। क्लियर है, ठीक है। तो दैट इज 20% इज योर एफिशिएंसी। तो आसानी से हो गया ये भी। तो मैंने कहा ना, तरीके कोई भी हैं, आप ऐसे करो वैसे, वो आपको ही ढूंढना पड़ेगा आसान तरीका आपको क्या लग रहा है। तो जैसे मुझे लगा कि सबसे आसान तरीका यही है कि Q2 Q1 में रिलेशन एक बार निकाल लो, जहां वो रिलेशन एक बार आ गया आपके सामने, तो नाउ दैट इज ईजी फॉर यू कि आप सीधा सीधा एफिशिएंसी निकाल सकते हो, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, कोई क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं लेकिन उसमें भी टाइम ज़्यादा लग जाता है, और आपके जैसे पेपर्स में टाइम ज़्यादा लगना भी अपने आप में जो है वो एक गलती है, मतलब गलती है समझ लो आंसर, क्योंकि टाइम बहुत लग गया तो वो भी एक अपने आप में गलत है, हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द प्रॉपर सीक्वेंस। इनमें से प्रॉपर सीक्वेंस क्या बच्चों ग्राफ का? यू ऑल नो दैट कि अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा सबसे पहले जो है वो प्रोपोर्शनल लिमिट होगा, उसके बाद हमारा इलास्टिक लिमिट होगा, उसके बाद हमारे यील्डिंग पॉइंट होंगे, ठीक है, उसके बाद हमारी स्ट्रेन हार्डनिंग होके हमारा अल्टीमेट पॉइंट होगा, उसके बाद हमारा फ्रैक्चर होगा, फ्रैक्चर पॉइंट होगा। तो ये हमारे पॉइंट होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्डिंग और अब अल्टीमेट पॉइंट नहीं है, फेलियर है। तो बस यही ऑर्डर है बच्चों, ABCD इज द करेक्ट आंसर, ABCD इज द करेक्ट आंसर, D इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। द फिनोमेना ऑफ प्रोग्रेसिंग एक्सटेंशन ऑफ द मटेरियल दैट इज स्ट्रेन इंक्रीजिंग विद टाइम। अब देखिए यहाँ पे क्या रहा है, वो फिनोमेना क्या है जहाँ पे टाइम के साथ बॉडी में स्ट्रेन आता है एट अ कांस्टेंट लोड, लेकिन लोड कांस्टेंट रहता है। तो हमें पता है बच्चों, लो कांस्टेंट लोड पे एक स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विद टाइम, है ना। कांस्टेंट लोड एट कांस्टेंट लोड अ स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विद टाइम इज कॉल्ड क्रीपिंग, इज कॉल्ड क्रीपिंग। इस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रीपिंग। तो साफ साफ है, आंसर इज क्रीपिंग, बी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूज ऑफ पुल्वराइज्ड कोल इन अ बॉयलर फर्नेस प्रोवाइड्स। ऑब्वियस ही बात है बच्चों, अब आप देखते हैं कि पुल्वराइज्ड कोल जब आप पाउडर फॉर्म में और रिफाइंड कोल लेते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होने वाला है आपको। तो आपको पता है, जब पुल्वराइज्ड कोल का यूज़ किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है कि कंबशन और यूनिफॉर्म और बेटर हो। तो दैट इज बेटर कंबशन विल बी दी मोर करेक्ट आंसर, बेटर कंबशन विल बी दी मोर करेक्ट आंसर। एब्जॉर्बिविटी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू इट्स एमिसिविटी। अब देखो, किसी बॉडी की एब्जॉर्बिविटी जो है वो एमिसिविटी के बराबर कब होती है। अब आपने ये सेम चीज़ एक थ्योरम में देखी, मतलब एक लॉ में पढ़ी होगी, जहाँ पे बोला होगा एट थर्मल इक्विलिब्रियम, याद है आपको, एट थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन बोला था। क्या है ये, किरचॉफ्स लॉ। क्या है ये, किरचॉफ्स लॉ, है ना। किरचॉफ्स लॉ में आपने स्टेटमेंट पढ़ा और वही यहाँ पे दे रखा होगा ऑप्शन में, फॉर अ पॉलिश बॉडी अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन, अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो अब थोड़े से क्वेश्चन जो है वो नॉर्मलाइज क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं आसानी से, जिनको आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द रेशियो ऑफ ई बाई के बिटवीन मॉडल। तो अब जो ई और के बीच में रिलेशन आप सबको पता है, इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू होता है। तो इसका मतलब ई बाई के जो है शुड बी 3 1 माइनस 2 म्यू। तो अब आप आंसर देखें, कोई है 3 1 माइनस 2 म्यू, डी विल बी दी करेक्ट आंसर। A steel rod of length L and diameter D fixed at both end is uniformly heated। तो एक स्टील रॉड है जो कि दोनों एंड से फिक्स है, डाया D है, लेंथ L है। तो ऐसे में वो कह रहा है, और टेम्परेचर राइज हमने डेल्टा T किया है। द यंग्स मॉडुलस इज E एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज अल्फा। द थर्मल स्ट्रेस, तो ऐसे बच्चों जब तो दोनों तरफ से हमारा जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है, तो ऐसे में थर्मल स्ट्रेस जो होता है वो E अल्फा डेल्टा T होता है ना। तो अब आप आंसर मैच करें, E अल्फा डेल्टा T, सी विल बी दी करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चंस बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, और मैं ये नहीं कहता कि ये स्ट्रेट और इजी हैं, सो में ऐसा ही आता है भाई,
सोम काफ़ी समय से कोई ट्रिकी क्वेश्चंस इस तरह के कंसेप्ट नहीं देखे जाते सोम में। सोम आप आराम से कर सकते हैं, बस ध्यान यही रखना है कि सही से हो जाए। क्लियर है? स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हैज़ अ यूनिट ऑफ, अब स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सबको पता है बच्चों, इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ होता है ये, है ना, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ होता है ये, है ना। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग सिग्मा इज इक्वल टू ई बाई टी की पावर 4 होता है। तो अब आप सबको पता है कि ये क्या है, ये हमारा किलो कैलोरी मीटर पर स्क्वायर पर आवर केल्विन की पावर 4, तो दैट इज ए विल बी द करेक्ट आंसर। मीटर स्क्वायर पर आवर केल्विन की पावर 4, तो दैट इज ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। Next, the strain energy stored in a body due to external loading within the elastic limit is known as, तो बच्चों देखो, strain energy stored in a body due to external loading within the elastic limit, within the elastic limit बोल दिया तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी जो एनर्जी स्टोर कर रही है? ऑब्वियस बात है रेजिलियंस, दैट इज योर रेजिलियंस। ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है ना, स्ट्रेन एनर्जी अंडर इलास्टिक लिमिट बोला है ना, अगर फेलियर तक बोलता तो हम टफनेस कहते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ तक बोला है तो ऑब्वियस ही बात है, दैट इज द करेक्ट आंसर। अ वाटर मेन ऑफ 1 मीटर डाया है हमारे पास 1 मीटर, कंटेन्स वाटर एट अ प्रेशर हेड ऑफ 100 मीटर, ओके, प्रेशर हेड ऑफ 100 मीटर। द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन द मटेरियल ऑफ द मेन इज 25 मेगा पास्कल, ओके, 25 मेगा पास्कल। What is the minimum thickness of the water main? तो आपको थिकनेस निकालना है, तो अब देखो मिनिमम थिकनेस बोला है। अब मिनिमम थिकनेस मतलब स्ट्रेस मैक्सिमम लगाना होगा। स्ट्रेस मैक्सिमम प्रेशर वेसल का क्वेश्चन बच्चों, स्ट्रेस मैक्सिमम किस में होगा? मैक्सिमम स्ट्रेस होगा सरकमफेरेंस में, मतलब हूप स्ट्रेस में। हूप स्ट्रेस क्या होता है? पी डी अपॉन टू टी, है ना, तो टी इज इक्वल्स टू पी डी बाई 2 सिग्मा लगा सकता हूँ मैं। तो P हमारा प्रेशर कितना है? दैट इज 25 मेगा पास्कल। अब आंसर आपको किस में चाहिए? mm में चाहिए, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना यूनिट का, अगर mm में चाहिए तो उसी हिसाब से यूनिट यूज़ करनी पड़ेगी। क्लियर है? ठीक है ना, और mm में नहीं चाहिए तो उस हिसाब से यूज़ करनी पड़ेगी। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो हमें प्रेशर हमें नहीं दिया हुआ है, 25 मेगा पास्कल तो स्ट्रेस दिया हुआ है, प्रेशर हमें नहीं पता है, तो प्रेशर निकाल सकते हैं बच्चों हम। प्रेशर देखो किसका है, ये वाटर का प्रेशर है, तो इसका मतलब P इक्वल टू रो जी एच लगा के हम प्रेशर निकाल सकते हैं, क्योंकि हेड दिया हुआ है। तो 1000 इंटू 9.81, अच्छा G को 10 लेना है तो 10 ही लीजिएगा, 1000 इंटू 10 इंटू ये कितना है 100 है, तो इट विल बिकम 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 हो जाएगा ये P प्रेशर, कितना? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज पास्कल। तो अब प्रेशर अगर आपका पास्कल है 10 की पावर 6, डाया आपका क्या है? 1 मीटर है, तो सब कुछ ऐसे ही लीजिएगा बच्चों। और जो है आपका 2 सिग्मा क्या है? 25 मेगा पास्कल, तो 25 इंटू 10 की पावर 6 कर लेते हैं, तो आसान हो जाएगा और पास्कल बन जाएगा ये भी, है ना। तो यहाँ से ये कट हो जाएगा सीधा, तो ये बचा 1/50 आपकी थिकनेस, और ये बची किस में? मीटर में। अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और mm में कन्वर्ट कर दो, तो इट विल बिकम 20 mm, तो थिकनेस इज इक्वल टू 20 mm हो जानी चाहिए। तो आंसर अगर हम देखें तो 20 mm आंसर जो है वो मौजूद है यहाँ पे। इसको चेक कर लेना बच्चों कैलकुलेशन को एक बार, ठीक है। 25 मेगा पास्कल ही दिया है ना, 25 मेगा पास्कल, ठीक है। ये हमने ट्वाइस यूज़ कर लिया था ना, 1/50, एक सेकेंड, 2 इंटू, ठीक है 20 mm ही आ रहा है। एक सेकेंड में चेक कर लेते हैं, यहाँ पे एक जगह पे क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा कटा हुआ है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वैल्यू कहीं। वैसे तो आंसर तो दिख रहा है और आ भी रहा है, कैलकुलेशन तो हमारी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कोई दिक्कत होती तो आंसर ही ना आता, ठीक है ना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन एल एंड कैरिंग अ लोड कंसर्न लोड एट द मिडिल, तो सिंपल है, स्टैंडर्ड केस है। देखो
90% तो स्टैंडर्ड केसेस ही आते हैं बच्चों, हैव अ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब आपको इसको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। आप सबको पता है बच्चों W/2 होता है, ये L/2 है, तो W/2 इंटू L/2 करूँगा तो क्या हो जाएगा, WL²/4 हो जाएगा, WL²/4 हो जाएगा, है ना। तो क्लियर है। तो उसमें हम आंसर क्या कर सकते हैं, अगर WL²/4 ये तो बल्कि स्क्वायर लिखा भी नहीं है, ठीक है ना, WL²/4 WL²/4 लिखना चाहिए था, WL/4 लिखना चाहिए था, WL² भी क्यों आएगा, WL/4, तो ठीक है, B विल बी दी करेक्ट आंसर। बट W/2 इंटू L/2 है ना, WL/4, ठीक है, B विल बी दी करेक्ट आंसर। ये सिंपल मोमेंट लिया मैंने यहाँ से, W/2 इंटू L/2, ठीक है। स्क्वायर तो इसमें आता नहीं हो, तो UDL में ही आएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द शेप ऑफ अ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ कैंटिलीवर बीम कैरिंग अ UDL। अब कोई कैंटिलीवर बीम है और उसमें UDL लग रहा है, तो आप सबको पता है SFD BMD क्या होगा इसका, तो ऑब्वियस सी बात है, इसका SFD और BMD दोनों में सिर्फ क्या अंतर रहेगा भाई, शेयर फोर्स डायग्राम बोलोगे तो सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन आएगा, BMD बोलोगे तो वो पैराबोलिक आएगा, तो ये हो जाएगा पैराबोलिक। तो इसका मतलब डी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर है। एट क्रिटिकल प्रेशर पे एंट्रोपी जीरो होती है या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जीरो, तो साफ है बच्चों, वी ऑल नो दैट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो जीरो होती है एट क्रिटिकल प्रेशर, इसमें भी कोई दो राय किसी की नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। तो सही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। द प्रोडक्ट EI इज नोन एज, तो मतलब स्टार्टिंग के 5, 6, 7 क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में टॉप 10 में थोड़ा सा लग रहा था कि 5-6 क्वेश्चन ट्रिकी है, थोड़े से सॉल्व कराने, मेहनत कराने लाके, लेकिन बीच में देखो स्मूथ आता है। तो ये हर पेपर में होता है बच्चों, इसलिए कभी भी पेपर जब आप सॉल्व करते हैं और आपको कोई घबराहट हो कि यार मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहे या मेरे से आंसर नहीं आ रहे या मुझे डर लग रहा है, तो हमेशा चलने दीजिए पेपर को आगे। आने 8-10 क्वेश्चन बाद ऐसे ऐसे जरूर आएंगे जो आपके लिए बहुत आसान होंगे और वहीं से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। लेकिन 90% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता, वो कॉन्फिडेंस छोड़ देते हैं गलत क्वेश्चन देखने के बाद, मतलब गलत आंसर आने के बाद, ठीक है ना। तो द प्रोडक्ट ऑफ EI इज नोन है, तो EI क्या है बच्चों, सबको पता है फ्लेक्सुलर रिजिडिटी EI को कहते हैं हम लोग। अ कैंटिलीवर बीम इज सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट ऑफ इतना, एक कैंटिलीवर बीम है जिसमें बेंडिंग मोमेंट लग रहा है टू 24,000 न्यूटन मीटर का, कहाँ लग रहा है ये लिखा नहीं है। इफ द अलाउएबल बेंडिंग स्ट्रेस इज स्टेटेड टू बी, अब सीधा सीधा हम यही बोलें कि भाई बेंडिंग मोमेंट लग रहा है 24,000 न्यूटन मीटर का। इफ द अलाउएबल बेंडिंग स्ट्रेस जो लग रहा है वो 140 मेगापास्कल का है, ओके। द सेक्शन मॉडुलस क्या होगा, सेक्शन मॉडुलस तो बच्चों बहुत आसान है, M/I इज इक्वल टू सिग्मा B/Y हम लोग जानते हैं, जिसमें सिग्मा B को हम लोग M/Z ही लिखते हैं, और अगर सेक्शन मॉडुलस निकालना तो दैट विल बी M/सिग्मा B। तो सिंपल हम लगाएंगे दैट इज 24,000, बस यूनिट का ध्यान रखिए, ये न्यूटन मीटर है और ये 140 मेगापास्कल है, तो इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 10⁶ में, सो दैट ये पास्कल बन जाए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन जाए। तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 3 से 3 गए, ये हो गया। अब इसे पूरा सॉल्व करें तो Z देखिए कितना आ रहा है। अब Z इन्होंने जान के सेंटीमीटर दिया है ताकि पॉजिटिव आंसर आए, ठीक है ना। तो अब आप सॉल्व कर लीजिए, पॉजिटिव आंसर आ जाना चाहिए। सॉल्व करके देख लीजिए इसे एक बार। 24 डिवाइड बाय 140, तो ये बच्चों 175 सेंटीमीटर क्यूब के आसपास ये आंसर आ जाएगा, 175 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, सेंटीमीटर में जरूर कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद ए विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ एवरी सेक्शन हैज सेम वैल्यू ऑफ, देखो जब हम कहते हैं बीम यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की, इसका मतलब क्या होता है, सब में बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो कांस्टेंट लगेगा, स्ट्रेस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, बेंडिंग मोमेंट नहीं, बेंडिंग स्ट्रेस कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि एवरी सेक्शन हैज सेम वैल्यू ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस। इसीलिए आपको याद होगा कि बीम जो हम बनाते हैं फिर वो इस तरह के कहते हैं कि जो डेप्थ से भी ऐसे वेरी करे और जो विड्थ से भी ऐसे वेरी करे, विड्थ से, ठीक है, विड्थ से भी ऐसे वेरी करते हुए हमें दिखाई देती है, ठीक है ना। तो ये विड्थ और थिकनेस, तो आपको याद होगा रिलेशन निकाले थे हमने विड्थ के थ्रू और डेप्थ के थ्रू, कि डेप्थ कैसे वेरी करनी चाहिए, विड्थ कैसे, बेंडिंग स्ट्रेस की यूनिफॉर्मिटी इन बेंडिंग स्ट्रेस लाने के लिए। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मशीन इम्प्लाइज दैट द मशीन,
तो बच्चों 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का अर्थ क्या है वो कह रहा है। तो अब सिंपल सी बात है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन हम कहाँ यूज़ करते हैं कि भाई 1 टन रेफ्रिजरेशन वो है कि 1 टन बर्फ़ को पिघल जाने में जितनी हीट एक्सट्रैक्ट होती है उसको हम 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कहते हैं, या उसको ठीक उल्टा कह लो आप, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पढ़ें, हैज़ अ ग्रॉस वेट ऑफ 1 टन, कंज्यूम 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन in 24 hours, has the capacity to convert 1 ton of water into ice, is capable of extracting heat, would melt 1 ton of ice from 0 डिग्री। बिल्कुल सही कि वो कैपेबल है एक्सट्रैक्टिंग हीट दैट वुड मेल्ट 1 टन ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर। तो यही मैंने आपको कहा था 24 आवर्स में। तो डी विल बी दी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलें बच्चों आगे, ठीक है ना। तो ये सीरीज़ को आप ज़रूर देखते रहें, ये मैं पूरा पेपर सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन एक तरह से ये प्रैक्टिस है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़, अगर आप चाहते हैं ये लाइव हो तो नीचे लाइव लिख दीजिएगा, इसका अगला सेशन भी जो है वो लाइव होगा फिर, ठीक है। तो अभी तो मैंने रिकॉर्डिंग इसलिए डाला क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना देखना चाहते हैं इस सेशन को, प्रैक्टिस को, इस पेपर सॉल्व की प्रैक्टिस को। और ऐसे अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं ऐसे कई पेपर सॉल्व करवा दूंगा किसी किसी दिन पकड़ के ना। तो आप अगर चाहते हैं ये कर लेंगे, NHPC सॉल्व कर लेंगे, तो अगर आप चाहते होंगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा कि सर प्लीज़ ये और भी पेपर सॉल्व करवा दीजिए, हमें सही लग रहा है, तो मैं लाइव आके करवा दूंगा सॉल्व, ठीक है ना। ठीक है। अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड यंग मॉडुलस E कैरीज अ कंसंट्रेटेड लोड W एट द मिडल ऑफ इट्स लेंथ, द स्लोप ऑफ द कैंटिलीवर एट द फ्री एंड इज। तो बच्चों सिंपल है, आराम से कर लीजिए। कोई भी कैंटिलीवर है उसके, ये सब मैंने करवा रखा, बस ये थोड़ा सा ये है कि अगर याद नहीं रखोगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है ना, सॉल्व करना। लेकिन मैंने कहा मिडल में अगर लोड लग रहा है और आपको स्लोप पूछ रहा है तो आपको बताया था स्लोप निकालना कैसे करना है, इस चीज़ को क्यों बताया था ना, तो बस वही करके आप निकाल लें। पर मैं कहूँगा कि याद रख लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये भी एक तरह का स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही है, ये भी एक तरह का स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही है। अगर आपको याद हो कि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैंने कहा था कि अगर लोड यहाँ ना लग के सेंटर में लगे, W यहाँ भी L/2 लेंथ है, अब यहाँ भी L/2 लेंथ है, तो अब इसका जो डिफ्लेक्शन आएगा वो यहाँ मैक्सिमम आएगा, एंड दैट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज द डिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट, साथ में ये भी। तो y1 तो ये रहेगा, साथ में ये y2 भी रहेगा, और y2 जो होगा वो थीटा, जो स्लोप होगा वो स्लोप इनटू ये डिस्टेंस होगा, है ना, स्लोप इनटू ये डिस्टेंस होगा। तो अभी आपसे वो यही स्लोप पूछ रहा है, अभी वो आपसे यही स्लोप पूछ रहा है, जो कि थीटा सेम ही रहने वाला है, चाहे इसका निकालो या इसका। तो आप आराम से, चलिए स्लोप में कोई चेंजेस नहीं आते बच्चों। स्लोप चाहे ये A पॉइंट हो, B पॉइंट हो, C पॉइंट हो, यहाँ मैक्सिमम स्लोप जो है वो सेम ही रहता है, आप कहीं पर भी कुछ भी लगाएंगे, ठीक है ना, C पे हो या B पे हो, तो वो कितना रहता है तो आपको याद होगा। बस इसमें आपको क्या करना है, WL³ अपॉन कितना लेते हैं हम लोग, WL³ अपॉन WL² 2EI लेते हैं, 2EI लेते हैं ना स्टैंडर्ड केस में जब फ्री हैंड पे होता है। बस आप लेंथ को L/2 पुट कर दो, तो WL/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2EI, तो यहाँ क्या हो जाएगा, WL² अपॉन 2 2 4 2 8EI। तो बस अब आप यहाँ पे पुट कर दीजिए WL² अपॉन 8EI, C विल बी दी करेक्ट आंसर। तो हम ये थीटा C जो निकालेंगे वही, क्योंकि जो स्लोप यहाँ होगा वही स्लोप यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है ना, तो स्लोप वही रहेगा। और जब डिफ्लेक्शन निकालना होगा आपको तो आप करोगे y1 प्लस y2, और y1 तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा फ्री एंड पे, प्लस आपको थीटा, यही थीटा इनटू वो करना है L/2, तो ये y मैक्स आ जाएगा। और ये सब मैंने निकाल रखा है पहले, तो अब निकाल के याद कर लेना स्टैंडर्ड केस में ये मिड वाला भी, ठीक है ना। द पोलर सेक्शन मॉडुलस ऑफ अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ डायमीटर d अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो पोलर सेक्शन पूछ रहा है बच्चा आपसे, पोलर सेक्शन मॉडुलस क्या होता है। तो जैसे z निकालते हैं वैसे j हम निकाल देंगे यहाँ पे, तो दैट विल बी, ऑब्वियस ही बात है, आप लेते हो I/y, IP/y या J/y आप कह सकते हो, ये हमारा पोलर मॉडुलस सेक्शन, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये होता है π/32 d⁴ अपॉन d/2, तो इट विल बिकम 16, इट विल बिकम क्यूब, इट विल बिकम π/16 d³, तो दैट इज π/16 d³। बी विल बी दी करेक्ट आंसर, बी विल बी दी करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है ना।
अगला स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है चलो 30 क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, ताकि 33 क्वेश्चंस करेंगे, 33 करके ख़त्म हो जाएगा, या 50 भी कर लेंगे बीच में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। द स्ट्रेन एनर्जी, बस मैं चाहता हूँ कि रेगुलरिटी से लोग देखते रहें, पढ़ते रहें चीज़ों को। द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ शाफ्ट ड्यू टू टॉर्जन इज गिवन बाय, तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ शाफ्ट क्या है, टॉ स्क्वायर। अब देखो ड्यू टू टॉर्जन के लिए बोल रहे हैं स्ट्रेन एनर्जी, टॉ स्क्वायर बाय फोर्स इंटू वॉल्यूम, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टॉ स्क्वायर वी इंटू अपॉन 4c, तो 4c की जगह 4g लिखा है, क्योंकि c को g भी लिखते हैं हम लोग। सिंपल है ये चीज़, समझ गए आसानी से, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ कैपिलरी ट्यूब इज यूज्ड इन अ स्मॉल रेफ्रिजरेटर टू सर्व द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन वाल्व, थर्मोस्टेट, ड्रायर, इवेपोरेटर। तो बच्चों सबको पता है कैपिलरी ट्यूब का रेफ्रिजरेटर में क्या काम है, दैट इज एज अ एक्सपेंशन वाल्व जो है वो कैपिलरी ट्यूब का प्रयोग होता है, ठीक है। इफ अ क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग एब्जॉर्ब 30, ये हमारा किसके लिए होता है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस के लिए, है ना, ये हमारा किस लिए होता है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है ना। इफ अ क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग एब्जॉर्ब 30 न्यूटन, ओके, 30 न्यूटन mm ऑफ एनर्जी वाइल एक्सटेंडिंग बाय 5 m, स्टिफनेस इज इक्वल टू, तो बच्चों सबको पता है k इज इक्वल टू W बाय डेल होता है, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ आंसर W बाय डेल से स्टिफनेस आ जाएगी, अब आपको दी है एनर्जी, क्या दी है आपको, एनर्जी दी है, तो बताइए क्या कर सकते हो, तो सिंपल है, कर कुछ नहीं सकते, करना यही है, ठीक है ना, करना आपको यही है। एक्सटेंशन आप 5 mm का ला रहे हो, ऊपर 30 है, तो ये आपका 6 ही आएगा, दैट इज 6 mm ही आएगा, 6 न्यूटन पर mm ही आएगा आपका, तो दैट विल बी स्टिफनेस इज सी विल बी द करेक्ट आंसर। इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, क्लियर है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ खेल हो नहीं सकता, ठीक है ना, क्लियर है। और क्या हो सकता है, यही है बच्चा, और तो कोई इसमें चांस है नहीं कुछ और सोचने का या करने का, क्योंकि एनर्जी से भी हम निकाल सकते हैं, बस यूनिट थोड़ा सा मुझे वो लग रही है ऑफ, कुछ यूनिट इसकी जो है वो चेंज भी हो सकती थी, क्योंकि उसके हिसाब से तो ठीक है यूनिट, लेकिन थोड़ा सा मुझे जो है वो डाउट हो रहा है इसकी उसमें एनर्जी के फॉर्म में, क्योंकि एनर्जी की फॉर्म ये सही नहीं है। नहीं, इसको क्वेश्चन को दोबारा करते हैं हम लोग, गड़बड़ लग रहा है कुछ जल्दीबाजी में, क्योंकि स्टिफनेस W बाय डेल ठीक है, लेकिन हमारे पास लोड नहीं है ना एक्चुअली में। चलो एक बार दोबारा से करते हैं इसको, तो क्या कह रहा है, देखिए अब ये क्या है ना, ये हमारे पास एनर्जी है एक्चुअली में, तो जल्दबाजी में इसलिए ही दिया भी है उसने कि लोग 6 टिक करें और आगे बढ़ें, लेकिन वो फर्स्ट टाइम में ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा करना नहीं है। हाँ, यूनिट इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सबसे पहले यूनिटी आपको जो दिलाती है सब कुछ। अब देखो ये डेल भले ही दिया है हमें 5 mm, लेकिन अब k का हमारा सिंपल फॉर्मूला भले ही वो है, लेकिन यहाँ एनर्जी है, तो एनर्जी हमें पता है हाफ kx² होती है, तो हम ये वाला लगाएंगे एक्चुअली में फॉर्मूला, ठीक है ना, हम ये लगाएंगे। तो अब k इज इक्वल टू हाफ kx², मतलब वही एक्सटेंशन, इसको मैं x ही लिख देता हूँ, तो ये जल्दबाजी में जान के दिया, क्योंकि सबको k इज इक्वल टू W बाय डेल लगाना आता है सबसे पहले फटाफट, तो उससे आंसर निकाल के ये कर दे, तो इसलिए ही दिया भी है ये, तो kx², तो दैट विल बी इज इक्वल टू 30, ठीक है ना। तो अब ये यूनिट में सही बैठेगा, तो यहाँ से मैं k निकाल लूँ पहले, उसके बाद वैल्यू पुट करूँगा, तो k इज इक्वल टू, तो 2 इंटू 30 डिवाइड बाय x², तो दैट विल बी 2 इंटू 30 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर बोले तो 25, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है 25 अपॉन 60 अपॉन 5 इंटू 5, तो 5 12 60, 5 2.54 20, 2.4, तो बच्चों k की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है, पर कम से कम यूनिट अब सही है ना, 2.4 न्यूटन पर mm आ रही है, ठीक है। तो 2.4 देखें तो 2 ही आंसर कह सकते हैं, क्योंकि 2.4 है इनमें से, तो एग्जैक्टली 2 तो कोई नहीं, तो ए आंसर कह सकते हैं, तो 6 नहीं होगा, एटलीस्ट ए आंसर होगा फिर, क्लियर है। तो फिर हम ए को ही आंसर मानेंगे, और कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, बट ये करेक्शन था जो टाइम पे दिख गया मुझे, नहीं तो गलत हो जाता, सॉरी फॉर दैट। हाँ,
याद रखिए लोड दिया है तब हम W/del लगाएंगे। द रेफ्रिजरेंट कॉमनली यूज फॉर कमर्शियल प्लांट इज, तो रेफ्रिजरेंट बच्चों कमर्शियल आइस प्लांट के लिए हम लोग कौन सा रेफ्रिजरेंट का प्रयोग करते हैं, दैट इज अमोनिया, आइस प्लांट के लिए, है ना, NH3। चले नेक्स्ट, अ कॉलम विद हाईएस्ट इक्विवेलेंट लेंथ हैज बोथ एंड फिक्स, एक कॉलम जिसकी हाईएस्ट इक्विवेलेंट लेंथ है वो क्या है हमारा, तो बच्चों पता है हमें हाईएस्ट इक्विवेलेंट लेंथ किसकी होती है, दैट इज 2L होती है, जब वन एंड फिक्स और अदर एंड जो है वो फ्री होता है। तो अगर हम बोलें तो बोथ एंड वन एंड फिक्स अदर एंड फ्री, तो दैट इज हाईएस्ट इक्विवेलेंट लेंथ जो है वो इसकी होती है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। अमंग द फॉलोइंग हायर पेयर इज, इनमें से हायर पेयर कौन सा बच्चों, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो एक स्फेरिकल पेयर है, स्फेरिकल पेयर है। टूथेड गियरिंग जो है वो एक पॉइंट और स्लाइडिंग दोनों हैं, चलो कह सकते हैं पॉइंट, तो मोर क्लोज टू हायर पेयर हम कह सकते हैं इसे। यूनिवर्सल जॉइंट जो है दैट इज ऑल्सो स्फेरिकल पेयर, तो और साइकिल व्हील टर्निंग ऑन देयर एक्सिल्स, साइकिल व्हील टर्निंग ऑन, ये भी एक स्फेरिकल पेयर ही रहेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे बी विल बी दी ओनली करेक्ट आंसर। भले टूथेड गियरिंग में स्लाइडिंग भी होती है लेकिन कांटेक्ट तो कहीं ना कहीं पॉइंट का और लाइन का ही बना रहता है। क्लियर है, बिल्कुल सही। कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे, 30 क्वेश्चंस हो गए बच्चों, ठीक है ना। तो अब देखो ये क्वेश्चन पेपर अभी पूरा है, अभी तो काफ़ी पेपर बचा है, और अगर आपको बस मुझे थोड़ा सा ये जानना है कि आप इंटरेस्टेड हैं भी इसमें कि नहीं, क्योंकि मैं तो अभी 1 घंटा और भी लगा दूंगा, लेकिन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, तभी मज़ा भी आएगा क्वेश्चन पेपर आगे सॉल्व करने में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं इसका सेकंड राउंड, जहाँ पे शायद हो सकता है पूरा पेपर करा दूँ, वो लाइव करूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ इंटरेस्टेड हैं अगर आप, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे ही हम अपना टाइम भी इन्वेस्ट करेंगे, जिससे मज़ा भी आएगा। और जो लोग इस पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं बच्चों, हमारा ऑलरेडी यहाँ पे कोर्स भी प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको आप मेक इट ईजी मैकेनिकल ऐप में जाएंगे। और याद रखें यहाँ पे 2 फोल्डर दिखते हैं, कई बार बच्चे कहते हैं हमें कोर्स दिखाई नहीं दे रहा है, तो कुछ कोर्सेज जो न्यू कोर्सेज 2025 वाले हैं वो कुछ यहाँ दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ओल्ड कोर्सेज हैं, क्योंकि क्या है हमारे 2 सर्वर थे, तो कोई एक सर्वर में हमारे कोर्स होते हैं, किसी दूसरे में भी होते हैं, तो आप जरूर दोनों में चेक कर लिया करो, जहाँ भी आपके मतलब का आपको कोर्स दिखता है। तो आप नीचे गवर्नमेंट जॉब कोर्सेज वाले में आएंगे तो वहाँ आपको ये WBMSc गवर्नमेंट जॉब कोर्सेज वाले में दिखाई देगा, यहाँ WBMSc दिखाई देता है, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी पूरा कोर्स जो है वो प्रेजेंट होगा, जिससे कि आप आराम से पढ़ पाएंगे, ना आपको कोई वेट करना है ना कुछ करना है, क्योंकि इतना टाइम आपको मिलेगा नहीं, आप सीधा तैयारी जो है वो इससे कर सकते हैं। और कोई कमी नज़र आती है तो आप जो है कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए थैंक यू वेरी मच गाइस। और याद रखिए जो भी कोर्स लेने की चाहेगा वो MIE कूपन कोड जरूर लगा दे, सो दैट मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाए। और अगर आप अच्छी तैयारी कर चुके हैं पहले तो फिर इन सब कोर्स के चक्करों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपना बढ़िया से अपना रिवीजन करके रखें, अपने नोट्स का भरोसा रखें, हर चमकती चीज़ों के पीछे ना भागें, ठीक है। ज़रूरत है जिसकी वो कोर्सेज की तरफ जाए, जिसकी ज़रूरत हल्की सी भी पूरी हो चुकी है या ऑलरेडी कहीं और बैचों में पढ़ चुका है, तो मैं उसको भी सलाह नहीं देता कभी भी कि वो अगर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है तो ना करे, अपना अच्छे से अपनी पढ़ाई को करे, है ना, और रिवीजन पे फोकस करे और प्रैक्टिस करें हमारे साथ। तो प्लीज़ बच्चों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अगले पार्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच।